हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी आज 169 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। रीज़न था कि सुबह न्यूज़ आया कि इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेस कैंप्स पे अटैक किया है, जिसकी वजह से एशियन मार्केट डाउन था। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 300 350 पॉइंट डाउन था और हम लोग 400 पॉइंट गैप डाउन खुले हैं। निफ्टी निफ्टी जो था 400 पॉइंट गैप डाउन खुला यहाँ पर, बट ऑलरेडी बॉटम बन चुका था। जिस भी लेवल पे हम लोग खुले तो फिर वहाँ से बाइंग देखने को मिला। फिशर्स के लाइन के हिसाब से भी हम लोग बॉटम बन गए थे, तो जिस भी लेवल पे बाजार खुला वहाँ से लाइन ऊपर की तरफ थ्रू आउट द डे जाता रहा, जिसकी वजह से हमें थ्रू आउट द डे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी में। तो निफ्टी जो था डे लो से करीबन 250 पॉइंट रिकवर हुआ। और कल की अगर बात करें तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत गैप अप मिल सकता है हमें फर्स्ट हाफ में, बट सेकेंड हाफ में जब टॉप बन जाएगा तो अगेन थोड़ा डाउन साइड अपने को रैली देखने को मिले बाजार में, क्योंकि सेंटिमेंट देखिए वीक हो चुका है। तो वॉर की न्यूज़ की वजह से एटलीस्ट 1000 पॉइंट तो करेक्शन आप मान के चलो कि निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब अगर 1000 पॉइंट जो है ना, ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही मिल जाएगा, कमिंग वीक में मे बी अगर इस तरह का ये जो वॉर है ये एस्केलेट होता रहा तो 1000 पॉइंट हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हो डिफेंस के स्टॉक्स में काफ़ी रैली देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का भी जब वॉर चल रहा था तो डिफेंस के शेयर काफ़ी रैली किए। अभी इसराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है तो सुनने में आ रहा है कि मतलब ऑर्डर्स वगैरह मिला है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि 27,000 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला है, और इंटरनेशनल कंट्री से भी थोड़ा बहुत ऑर्डर या बेनिफिट मिल ही जाता है जब भी वॉर होता है। तो यही रीज़न था कि BEL एंड HL में आज बाइंग देखने को मिला हमें। उसके अलावा जितने स्टॉक्स हैं सब नीचे गिरा। CDSL में थोड़ा रैली देखने को मिला हमें, और CDSL की अगर चार्ट की बात करें तो ये रैली सस्टेन नहीं करेगा। देखिए सिंपल सा बात है, आप देख सकते हो CDSL जब गैप डाउन खुला हम लोग ऑलरेडी बॉटम बन चुका था। तो क्योंकि शेयर बाजार का रूल है कि ये लाइन हमेशा नीचे नहीं जाता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे आज ये ऊपर की तरफ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये लाइन गया। यही रीज़न था कि CDSL में थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, बट सेंटीमेंट जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है। 15 पॉइंट बढ़ा गिर रहा है 80 पॉइंट, तो आप समझ जाओ स्टॉक्स जो है ना अभी वीक है। तो इसको अभी आप बाइंग मत करना, क्योंकि मे बी अगेन ये कल या परसों, कल तो नहीं, अब तो सीधे मंडे को पता चलेगा। तो मंडे या ट्यूसडे अगेन हमें कोई मेजर डाउनसाइड देखने को मिले CDSL में। तो जितने जितने भी स्टॉक्स है आप देख सकते हो डाउन क्लोज हुआ है, सिवाय HL BL। अब अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि CDSL में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 4 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किया, और तकरीबन 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए मैंने डीमेट से विड्रॉ किया। प्रॉफिट का 4 लाख था और 1 लाख कैपिटल का था। उसको लेकर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का करीबन 50% ड्यूज़ मैंने क्लियर किया आज, क्योंकि काफ़ी बर्डन हो गया था 1 सालों से। 9 लाख 9.5 लाख का आउटस्टैंडिंग ड्यू खड़ा था क्रेडिट कार्ड में, जिसमें मेरे को हर महीने करीबन 55-58 हज़ार रुपये मुझे जस्ट पे करना पड़ता था। इंटरेस्ट पे ये लोग 18% GST भी चार्ज करते हैं, एंड अदर चार्जेस, ये सब लेके मुझे 55-58 हज़ार रुपये हर महीना ब्याज देना पड़ता था। एंड उससे मेरा प्रिंसिपल भी डिडक्ट नहीं होता था। आउटस्टैंडिंग लोन खड़ा का खड़ा था, बट इतना रुपये में मुझे देना पड़ता था। तो मैंने वही सोचा कि सबसे पहले मेरा जो ये डेट खड़ा हो गया है, देखिए पर्सनल लोन के फेवर में मैं रहता हूँ, क्योंकि पर्सनल लोन में आप EMI पे कर रहे हो तो उस प्रिंसिपल भी डिडक्ट होकर वो ख़त्म हो जाता है लोन अल्टीमेटली, आप 2-3 साल का जो भी टेन्योर रहता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ में क्या है कि आप इसको 10 साल भी पे करते रहोगे मिनिमम ड्यूज़, तो आपका वो लोन ख़त्म नहीं होगा। एक तरह का ट्रैप होता है, तो इसको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि
सबसे पहले आज मैंने सोचा था कि प्रॉफिट का जो नेक्स्ट मेरा जो पैसा आएगा तो उससे मैं सबसे पहले अपना ये क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ वगैरह क्लियर करूँगा। तो मैंने वही 4 लाख रुपए प्रॉफिट का उठाया जो मुझे मिला था CDSL से, और 1 लाख कैपिटल से उठा लिया। 5 लाख रुपए मैंने तकरीबन 50-55% अपना जो ड्यूज़ था वो क्लियर किया आज, और 16 लाख का मैंने वेदांता में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 21 लाख का मैंने माल सेल किया था CDSL में इंक्लूडिंग प्रॉफिट। 5 लाख का आज विड्रॉल मारकर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, एंड वेदांता जो है उसमें मैंने 16 लाख रुपए डाले हैं। अब क्योंकि कल डाला जब वेदांता में, जब मैंने बाइंग किया, कल भी मार्केट सेकेंड हाफ में क्रैश हुआ, आज भी क्रैश हो गया, तो यही रीज़न है कि वेदांता 2.5% टूट गया है। बट उम्मीद है कि नेक्स्ट जो रैली आएगी उसमें भी, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 1.5-2 लाख रुपए भी प्रॉफिट आ जाए तो बहुत है। फिर वो 1.5-2 लाख रुपए भी विड्रॉ करके मैं अपना ड्यूज़ क्लियर करूँगा। जो रिमेनिंग 4 लाख 4.5 लाख कुछ ड्यूज़ है और मेरा, तो नेक्स्ट मेरा यही टारगेट है कि जब जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी आएगा, ड्यूज़ मैं पहले ज़ीरो करूँगा, ताकि वो मेरा जो इंटरेस्ट का पैसा जो है, इंटरेस्ट GST ये सब का जो फालतू पैसा जा रहा था, वो में भी मैं अगेन अगर मुझे कहीं से पर्सनल लोन मिलेगा बैंक के थ्रू, तो उसको वो बेटर आइडिया रहेगा। तो उसको लेकर उस पैसे को मैं EMI में मतलब पे कर सकता हूँ। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं कम से कम हर महीने स्टॉक SIP भी कर सकता हूँ। मतलब जो भी मेरा सेविंग रहेगा, 40,000 या 30,000 अगर सेविंग रहा, तो उसका मैं स्टॉक्स में ही हर महीने डाल दिया करूँगा। मेरा जो मतलब जो जिस स्टॉक्स में मुझे पोटेंशियल दिखेगा। तो आप लोगों से भी गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा, जो लोग मेरा वीडियो देखते हो, कि क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ को ना आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप होता है। मेरी मजबूरी थी, हालांकि क्रेडिट कार्ड को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही मैंने मतलब शेयर बाज़ार में मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने करना स्टार्ट किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही किया। सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, HDFC बैंक ने मुझे सबसे पहला क्रेडिट कार्ड दिया था। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, 2017 की बात है, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो हालांकि उसे मुझे मेरे बारे में उसे उतना पता नहीं था, मुझे भी उसको कुछ पता नहीं था उतना कुछ खास। उसने जस्ट मुझे कॉल किया था कार्ड के थ्रू, तो वो HDFC का जो अपना मेन ब्रांच है कोलकाता का, वहाँ वो बैठती थी। तो फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि कार्ड ले लो, तो उसने मुझे अपने स्टाफ को मेरे ऑफिस में भेजा। स्टाफ आया था तो मैंने क्या किया कि उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। विजिटिंग कार्ड में जब अब वो लोग हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो आप समझ लो हेड ऑफिस में तो 50,000 1 लाख का कार्ड, लिमिट वाला कार्ड का बात होता नहीं है। तो उनका HDFC का जैसे डाइनर्स कार्ड होता है, प्रीमियम कार्ड होता है, तो डाइनर्स कार्ड तो मैं एलिजिबल था नहीं, क्योंकि उसके लिए 30-40 लाख रुपए का आपका ITR होना चाहिए, ठीक है। और उसमें मैंने सुना है डाइनर्स कार्ड में कोई स्पेंडिंग लिमिट ही नहीं होती है, मतलब आप जितना चाहो पैसा खर्च कर दो, बैंक मतलब फुल एक तरह का आपको लिबर्टी दे देता है। तो डाइनर्स के बाद आता है रेजेलिया कार्ड। तो उसने हेड ऑफिस में थी, कार्ड में देखा उसने कि CEO वगैरह लिखा है, मतलब मैं तो CEO था अपने ऑफिस का। तो उसने मुझे मेरा पहला कार्ड का ही लिमिट 6.5 लाख रुपए का उसने इशू कर दिया। जस्ट इमेजिन, वो भी 2017 में। मतलब 2017 का 6.5 लाख रुपए, मतलब अभी का समझ लो 12-14 लाख रुपए 2025 का। तो उतना बड़ा उसने कार्ड इशू कर दिया। इशू करने के बाद अब होता है कि बड़े कार्ड में फैसिलिटीज़ भी अच्छे मिलते हैं। तो मुझे फैसिलिटीज़ मिलता था कि स्मार्ट EMIs का ऑप्शन वो लोग देते थे, इंस्टा लोन देते थे, इंस्टा जंबो लोन देते थे। करते करते बैंक ने मुझे 13-14 लाख रुपए का लोन दे दिया। मैंने उठा लिया और सब शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके EMI वगैरह चुकाना पड़ा। 4-5 साल का मैंने, अब मेरा स्टार्टिंग था, मैं मान लो 2017 में कितना ही एज होगा मेरा, मतलब 22-23 साल का मेरा उम्र था। तो मैं जस्ट देखता था कि EMI अमाउंट, अगर मैं लोन को 6 साल के लिए 5 साल के लिए कन्वर्ट कर लूँ EMI में, तो मेरे को जो मंथली EMI बहुत छोटा अमाउंट होता था। तो मुझे याद है 6.5 लाख का अमाउंट था, उसको मैंने 5 साल के लिए EMI में कन्वर्ट किया, तो मेरा EMI मंथली पड़ रहा था 17,000 रुपये। तो मैं
सोचा कि 6.5 लाख कैपिटल में डाल देता हूँ, 17,000 EMI ईजिली मैं पे कर लूँगा। ऐसे कर करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, मतलब डीमैट वगैरह में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, ये सब मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही किया, वरना मुझे कौन देता। फैमिली वाले भी मुझे उतना रुपया मुझे नहीं देते, पॉसिबल नहीं था। एंड बाहर का कोई मुझे क्लाइंट भी नहीं मिलता जो 22-23 साल का लौंडा को मतलब 20 लाख 25 लाख रुपए देते इन्वेस्ट करने को। तो क्रेडिट कार्ड से ही मेरी कहानी शुरू हुई थी। यही रीज़न था कि मैंने इन लोगों को इंटरेस्ट भी पे किया और मुझे कोई भी किसी भी बात का मलाल नहीं है कि इनके थ्रू काम स्टार्ट हुआ तो चलो 1 साल मैंने इनको इंटरेस्ट भी पे कर दिया अच्छे से। बट अब क्या है कि अब फैमिलीज़ मेरा बढ़ रहा है, बेबी है मेरा छोटा सा, उसकी भी नीड्स है, वाइफ है, मेरा खुद का नीड है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो अब मैं जानबूझ के तो मैं कहीं पेमेंट करूँगा नहीं ना। तो अब मैं सोचा हूँ कि ये अपना डेट वगैरह तोड़ दूँगा, खासकर ये क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज़ है उसको। बाकी पर्सनल लोन चलता रहेगा, वो मुझे सही लगता है, क्योंकि इतना मेरे में पोटेंशियल है कि 3 साल के लिए 4 साल के लिए अगर मैं पर्सनल लोन उठाता हूँ तो बैंक को तो मैं दे रहा हूँ कितना, मान लीजिए बैंक में से 3 साल 4 साल में मुश्किल से वही 40-50% ही इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्षमता है कि मैं उस कैपिटल को 3-4 गुना कर लूँ उस 4 साल के अंदर। किया भी हूँ, उसी की वजह से मेरा बिजनेस भी रन हो रहा है। और आप लोग वीडियो जो देख रहे हो आपको भी पता है, आप देख ही रहे हो 4 लाख 3 लाख कैसे कर करके प्रॉफिट जो आ रहा है, जो भी है। तो अब नेक्स्ट टारगेट है कि जो रिमेनिंग 4 लाख 4.5 लाख अमाउंट है उसको मैं ड्यूज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए इंडाइसेस जब इतना गिरा है आज, तो पोर्टफोलियो तो ग्रीन में क्लोज होगा नहीं। तो 12,500 मेरा पोर्टफोलियो आज क्रैश हुआ है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो आज कैश में कोई टर्नओवर हुआ नहीं, ऑप्शंस में 207 ऑर्डर पंच हुए हैं, तो यहाँ 2,070 रुपये मुझे मिलेंगे। तो 2,070 को अगर 12,500 से माइनस करता हूँ तो 10,500 मेरा आज का लॉस रहा। बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म में अगर डिसेंट गेन लेना चाहते हैं तो आप लोग वेदांता देख सकते हो। 1 महीने के अंदर इनका डिफरेंट अनाउंसमेंट आएगा, डिफरेंट अनाउंसमेंट आने के बाद ऑब्वियस सा बात है 5-7% 10% की रैली भी देखने को मिल सकता है हमें। और 6 महीने में वेदांता का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये एवरी ईयर सेकेंड हाफ में, मतलब जून से लेके आप दिसंबर तक की अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ये 3-4 बार डिविडेंड देता है, 10% 12% तक का डिविडेंड देता है। एक साल तो ये 30% का डिविडेंड दिया था, आई थिंक 2021 में या 20 में। तो हैंडसम डिसेंट गेन आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए बाजार जिस पोजीशन में है, अदर स्टॉक्स मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ। जैसे कैम्स में टारगेट किया था, बट कैम्स देख लो 4300 से, मतलब 2 दिन के अंदर ये कहाँ आ गया, 3980 आ गया, आज भी 2% टूटा है। के फिनटेक में कोई खास रैली देखने को मिला नहीं, काइंसटेक भी फ्लैट ही था। तो आप लोग ये सब वेदांता में देख सकते हो, वेदांता में आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। बाकी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप अपना कंसल्ट कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।